हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3, रिटेलेशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर ने कैसे जहाँ पे संघर्ष किया, कैसे उसका सामना किया और अपने साम्राज्य की स्थापना की। तो लास्ट वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था हम उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, जो भी हमने कल के वीडियो में लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक ज्वाइंट वेंचर, जो लंदन के फेमस व्यापारी थे, बड़े बड़े रिच ट्रेडर थे, उन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर तैयार किया जिस नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से एक ज्वाइंट वेंचर तैयार किया। ठीक है, जो वहां के पूंजीपति थे, ट्रेडर्स थे, ठीक है, उन सब ने मिलके एक कंपनी बनाई, ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उपक्रम जिसको कहते हैं। आफ्टर 31 दिसंबर 1600 को ही एलिजाबेथ ने इस कंपनी को परमिशन ग्रांट कर दी कि ठीक है, आप जो ईस्ट इंडीज है, मीन्स पूर्वी देश है, वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया, एक अपना परमानेंट स्थायी 1612 में उन्होंने फर्स्ट अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया सूरत में। व्हेन 1612 एडी को उन्होंने सबसे पहली जो अपनी कंपनी या फैक्ट्री लगाई, परमानेंट स्थायी व्यापारिक केंद्र, वो लगाया सूरत में 1612 एडी को। उसके बाद उन्होंने एक चर्च का निर्माण कराया 1640 को, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, इसको ओल्डेस्ट चर्च माना जाता है भारत की, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, ओल्डेस्ट चर्च माना जाता है। ठीक है, और इसको बनाया कहाँ उन्होंने, मद्रास। ठीक है, मद्रास में उन्होंने ये चर्च बनाई 1640 को। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक फरमान प्राप्त किया फारूक सयार से। इससे पहले बिफोर 1770, इससे पहले चूंकि जैसे ये व्यापार करने आए थे, उससे और पहले इनके और भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ व्यापार करने आई थी जो यूरोपियन कंपनीज थी। तो इन्होंने उन सभी यूरोपियन कंपनीज को यहाँ से क्या कर दिया, टर्न आउट कर दिया, भगा दिया, उनसे लड़ते रहे तब तक। मीन्स अब दूसरी कंपनी इनके अलावा व्यापार करने वाली नहीं बची थी। ठीक है, तो उसी बीच इनको एक फरमान प्राप्त हो गया फारूक सयार से, और इस फरमान में क्या था कि जो 38 की विलेजेस की जो लैंड है उसको, उस पर इनको राइट मिल गया, अधिकार मिल गया। ठीक है, कि आप यहाँ पे जो अपना प्रोसेस है उसको कर सकते हैं, रॉ मटेरियल की आवश्यकता है तो उसको उगा सकते हैं। तो लैंड का राइट इनको मिल गया एक फरमान के तहत। इन्होंने जो अक्वायर किया 1717 में फारूक सयार से। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने सिर्फ 3000 रुपीज ग्रांट किए फारूक सयार को। तो इसके बदले में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो सामान था वो ट्रेड फ्री, टैक्स फ्री, टोल टैक्स फ्री कर दिया गया, ड्यूटी फ्री कर दिया गया। ठीक है, तो इससे धीरे 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 इनको और यहाँ बिजनेस करने की और चांसेस, अवसर बढ़ने लगे। तो इनको लगा बहुत अच्छा मौका है, और एक दस्तक लेटर, जिसको एक सहमति पत्र कहते हैं, दस्तक, ये प्राप्त हुआ फारूक सयार से। इसके तहत उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना जो रुख है वो बंगाल पे और अधिक पावरफुल करने की कोशिश की, उसको और मेंटेन किया। और अंततः 10 अप्रैल 1756 को, उस समय जो बंगाल का शासक था अलीवर्दी खान, इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अलीवर्दी खान की डेथ हो जाती है 1756 एडी 10 अप्रैल को। इसके बाद एक नया शासक बनता है सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला एक नया रूलर बनता है, नया शासक बनता है, जो अलीवर्दी खान की छोटी बेटी का बेटा है। सिराजुद्दौला वाज द सन ऑफ हिज यंगर डॉटर। ठीक है, ये अलीवर्दी खान की छोटी बेटी का ही बेटा है। सिराजुद्दौला शासक बनता है तो एक और दूसरा व्यक्ति है जो पूर्णिया का शासक है, वो भी राजा बनना चाहता है। वो भी चांस में है कि हमको भी बंगाल का शासन मिल जाए, मैं भी बंगाल का राजा बनूं, और उसका नाम है शौकत जंग। शौकत जंग। तो ये दोनों ही व्यक्ति राजा बनना चाहते हैं, तो इनमें संघर्ष शुरू हो जाता है। और जो अंग्रेज थे वो इस मौके की तलाश में रहते थे, कोई किसी दूसरे व्यक्ति का अपोजिटर हो जिसको हम अपनी तरफ मिला लें, उसको प्रवोक करें, उसके खिलाफ भड़काएं। तो ये दोनों जब राजा बनने की कोशिश में रहते हैं तो ये शौकत जाके इधर मिल जाता है, अंग्रेजों से मिल जाता है। अंततः मौके का फायदा उठा के एक युद्ध होता है जिसको हम बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जानते हैं, और युद्ध होता है 23 जून 1756 को। ठीक है, 23 जून 1556 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी आपने सुना होगा, एक पेड़ होता है प्लास का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अधिक जो पेड़ थे प्लास के बहुत अधिक थे, इसीलिए इसको इस स्थान को प्लासी कहा जाता है। तो प्लासी का युद्ध होता है और इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और इसको मार भी दिया जाता है। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है। सिराजुद्दौला के मरने के बाद अंग्रेज एक नया शासक बनाते हैं, मीर जाफर। मीर जाफर को सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद शासक बनाया जाता है। लेकिन अंग्रेजों की जो कंडीशंस थी, उनके फाइनेंशियल को डिस्प्यूट चलते रहते हैं, इसलिए 1760 में मीर जाफर को टर्मिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। जो अंग्रेज हैं वो मीर जाफर को हटा देते हैं। मीर जाफर की जगह एक नए राजा का चुनाव करते हैं और वो राजा है मीर कासिम। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। मीर कासिम बहुत कोशिश करता है कि बंगाल की जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको मैं सही करूं, मजबूत करूं। बट ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ही इज अनेबल टू फुलफिल देयर ऑपरेशंस। वो अपने कार्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाता है, और कुछ उनके जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट होते हैं वो भी चलते रहते हैं। इसलिए एक और युद्ध होता है मीर कासिम और ईस्ट इंडीज कंपनी के खिलाफ 22 अक्टूबर 1764 AD को, जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानते हैं। बक्सर का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में हुआ 22 अक्टूबर 1764 AD को। ठीक है, और इसमें मीर कासिम की हार हो जाती है। इस युद्ध ने जो भारत की कंडीशंस थी उसको और पीछे ढकेल दिया, क्योंकि इस जीत से अंग्रेजों ने जो रेवेन्यू राइट्स थे, लगान के अधिकार थे, उनको प्राप्त कर लिया। कौन कौन से क्षेत्र? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। इन क्षेत्रों के जो रेवेन्यू राइट्स थे, रेवेन्यू राइट्स, इनको अंग्रेजों ने एक्वायर कर लिया, हासिल कर लिया। अब उनके लिए व्यापार करना और आसान हो गया था और इजी होता जा रहा था। उसके बाद जब इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित कर ली, अपना व्यापार करने लगे, तो यहाँ कुछ लोगों ने उनका विरोध शुरू किया। तो उसके और आगे युद्ध हुए एंग्लो मराठावाद। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का स्थापना कर लिया था, कैसे अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश कर लिया था। तो 1860 में, 18 सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी में एक ऐसी पावर थी मराठाओं की जो अंग्रेजों को सिर्फ हरा सकती थी। मराठा ही कैन रिवेंज और ही कैन फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो एक युद्ध हुआ था
14 जनवरी 1671 को बैटल ऑफ पानीपत। इसमें जो बैटल्स की पावर थी वो थोड़ी वीक हो चुकी थी, ठीक है, कमजोर हो चुकी थी, और अंग्रेज ऐसी मौके की तलाश में थे कि कैसे हम जो मराठाओं पे है अपना कब्जा हम कर पाए, कैसे इनकी पावर को कम कर पाए। तो होता क्या है, 1772 में पेशवा माधवराव की डेथ हो जाती है। पेशवा माधवराव की डेथ होने के बाद एक नए पेशवा बनते हैं, पेशवा नारायण राव। माधवराव की डेथ के बाद नारायण राव को पेशवा बना जाता है, या नारायण राव पेशवा बनते हैं। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जो पेशवा बनना चाहता है, वो है रघुनाथ। अंग्रेज हमेशा ऐसी तलाश में रहते थे कि कोई दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो उसको एक को प्रोटेक्शन देते थे, एक को अपने यहाँ संरक्षण देते थे और उसको प्रवोक करते थे कैसे आप एक लड़ाई करें। तो रघुनाथ भी पेशवा बनना चाहता था, और ये ठीक है, तो ये जो रघुनाथ है ये पेशवा से मिल जाता है, और एक सूरत में एक समझौता होता है 1775 में, और इसमें तय होता है कि वो जो ब्रिटिश हैं वो रघुनाथ की हेल्प करेंगे लड़ाई में। इसमें जब ये रघुनाथ पेशवा बन जाएगा तो क्या करेगा, जो भी रेवेन्यू वसूल होता है, कर वसूल होता है, उसका 50% ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, तो जो भी वो कर प्राप्त करेगा उसका बेसिन से, ये कर उसको प्राप्त कहां से होगा, जो वहां का क्षेत्र है बेसिन या दूसरे क्षेत्र है वहां से उसको जो भी पैसा प्राप्त होगा, उस पैसे को वो 50% उसका जो शेयर है, ठीक है, वो किसको देगा, वो अंग्रेजों को देगा। अंततः युद्ध शुरू होता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 टू 1782। युद्ध चलता है 75 से 1782 तक। इसमें जो मराठा है वो यूनाइट होकर लड़ते हैं, एक साथ एक होकर लड़ते हैं, और अंततः अंग्रेजों की इसमें हार होती है। ऐसा कहते हैं कि जो मराठाओं की आर्मी थी वो धीरे धीरे पीछे चली जा रही थी, और अंग्रेज उसको फॉलो करते हुए फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रहे थे। तो नियर अबाउट जब 18 मील्स तक अंग्रेजों की सेना और आगे चली गई, तो उनको आभास हुआ कि हमको जो मराठाओं की सेना है उसने तीन तरफ से घेर लिया है। तो फिर उनकी हार हो गई, और अंततः उनको संधि करनी पड़ी, समझौता करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ बड़गांव, एक बड़गांव का समझौता हुआ 1779 में। इस समझौते में तय हुआ कि जो भी उन्होंने इससे पहले मराठाओं से क्षेत्र जीते हैं उनको वापस कर देंगे। दूसरा, उनको वो 40,000 रुपीज देंगे। कितना? 40,000, जो वॉर डैमेज हुआ है, वॉर में जो डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए, ठीक है। तो ये ट्रीटी होता है, बड़गांव का समझौता होता है। उसके बाद होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वार 1802 टू 1805। अब क्या था, तो जब दूसरा मराठा एंग्लो युद्ध हुआ तो उसमें मराठा अपना इंडिपेंडेंट होकर लड़े, अलग अलग होकर लड़े। पहले जो फर्स्ट हुआ था उसमें यूनाइट होकर लड़े थे, इसमें वो अलग अलग होकर लड़े। 1802 टू 1805 जो सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ, इसमें मराठा सेपरेट होकर लड़े इसमें। और दक्षिण में जो युद्ध हुआ 1803 में किसके बीच, भोसले। तो साउथ में जो भोसले जी हैं वो अकेले लड़ रहे थे, और अंततः उनको हार का सामना करना पड़ा, और उन्होंने संधि की जिसको हम ट्रीटी ऑफ देगांव के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भोसले जी को एक संधि करनी पड़ी ड्यू टू डिफीट, हार के कारण। और दूसरी तरफ 13 दिसंबर को एक और संधि हुई 1803 को, जिसको हम ट्रीटी ऑफ सुरजी अजनेन गांव कहते हैं। इसमें संधिया को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो एक तरफ सिंधिया इंडिपेंडेंट होकर लड़ रहे थे और दक्षिण में भोसले लड़ रहे थे, तो दोनों को ही हार का सामना करना पड़ा और समझौता करना पड़ा। और एक युद्ध हो रहा था होल्कर्स और ईस्ट इंडीज कंपनी के खिलाफ साथ में। तो उसमें इस युद्ध का कोई भी निर्णय, कोई भी परिणाम नहीं निकला, ठीक है।
तो अंततः एक समझौता हुआ राजघाट का। इस समझौते में जो चंबल के उत्तर का क्षेत्र था वो उन्होंने छोड़ दिया होलकर्स ने, और ऐसा वादा किया, प्रॉमिस किया कि जो राजपूतों की इंटरनल मैटर्स हैं उसमें हम कभी भी दखल नहीं देंगे। तो ये सेकेंड एंग्लो मराठा वार, ठीक है, यहां तक ये इसका विश्लेषण था जो हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो अभी तक आपने देखा कि कैसे दो युद्ध अभी तक लड़े गए एंग्लो मराठा वार। तो जब दो युद्धों की ये परिणाम, ये स्थिति थी, तो फाइनली वंस अगेन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर अराइज। इससे बहुत सारे ट्रीटीज आपने पीछे ही पढ़े और आगे भी ट्रीटीज हुए, समझौते हुए, संधियां हुई। तो एक संधि हुई 13 जून 1817 विद पेशवा एंड नेक्स्ट इज 15 नवंबर 1870 सिंधिया। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी संप्रभुता, उसकी सॉवरेनिटी बनाए रखने के लिए इनको मजबूरन ये संधियां करनी पड़ी, जिससे जो अंग्रेजी कंपनी है उसका जो सर्वोच्च स्थान है, प्लेस है, वो बरकरार है, बना रहे, इसलिए इनको ये संधियां करनी पड़ी। अब ये संधि इतनी अपमानजनक थी तो इनके अंदर ही अंदर कुछ ऐसा प्रवोक हो रहा था कि वो उसका विरोध करें। तो इसलिए उन्होंने कोशिश की इन लोगों ने कि हम दोबारा से क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे। लेकिन ये नीति भी इनकी सक्सेस नहीं हुई, इनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, पेशवा की हार हुई किर्की के युद्ध में। भोसले जी ने भी लड़ा, इनकी हार हुई सीताबर्डी के युद्ध में। और होलकर्स की भी हार हुई कहां पे, मेहदीपुर में। महीदपुर, ठीक है। तो इन सबको हार का सामना करना पड़ा, जो भी इन्होंने कोशिश की थी कि दोबारा से संघर्ष लेने की। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड एंग्लो मराठा वार। अंततः एक और संधि की 1818 में पेशवा से। इसमें उन्होंने कहा कि हम जो पेशवा की पोस्ट है इसको खत्म करते हैं। पेशवा की पोस्ट को इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और उसके बदले उन्होंने उनको 8 लाख रुपए पेंशन दे दी। ठीक है, और कहां भेज दिया, बिठूर, सेंट बिठूर, बिठूर भेज दिया। और वहीं पेशवा की जो डेथ है वो 1852 एडी में हो जाती है। इस प्रकार अंग्रेजों ने जो मराठा पावर थी उसको अपनी रणनीति से, डिप्लोमेसी से, अपनी चाल से कैसे भी करके उनको उन्होंने अबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। इसके बाद शुरू होता है आपका फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। मैसूर का शासक उसमें कौन है, नंदराज। नंदराज मैसूर का शासक है। और तभी 1761 में हैदर अली नंदराज की जो पावर्स हैं, ताकत हैं, वो अपने अंडर में ले लेता है और खुद शासक बन जाता है। मीन्स जो मैसूर का केयरिंग है, ठीक है, वो हैदर अली करने लगता है। और ये जो कार्य हैदर अली की जो कुछ नीतियां हैं, कुछ पॉलिसीज है, इससे जो अंग्रेज होते हैं वो डर जाते हैं। ड्यू टू फियर वो क्या करते हैं, मराठाओं के साथ और निजाम के साथ मिलके एक संगठन बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और कोशिश करते हैं इन्वाइट करने के लिए, हैदर अली को डिफीट करने के लिए, हराने के लिए। ठीक है, तो हैदर अली को डिफीट करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया अंग्रेजों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसके साथ मिलके मराठा और निजाम के साथ मिलके। बट हैदर अली ने एक और डिप्लोमेसी चाल चली। उसने क्या किया, निजाम को उसने क्या कर लिया, परसुएट कर लिया, मना लिया, उसने अपनी तरफ मिला लिया, लालच देके कि हम तुमको एक बहुत बड़ा क्षेत्र, रीजन देंगे अगर तुम हमारी तरफ से मिल जाओगे।
तो परिणाम स्वरूप उसने जब निजाम को अपनी तरफ मिला लिया तो उसने जो ब्रिटिशों के अंडर में क्षेत्र थे 1767 में उसने उन क्षेत्रों पे आक्रमण किया, हमला किया और अंततः वहां जो अंग्रेजों की सेना थी वो हार गई, उसको हार का सामना करना पड़ा और उन्होंने एक समझौता किया 4 अप्रैल 1769 को ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है, जो जिसको चेन्नई के नाम से हम जानते हैं आज की तारीख में। तो एक मद्रास का समझौता हुआ, ट्रीटी हुआ और इस ट्रीटी में क्या हुआ, नॉट टू इंटरफियर टू ईच अदर्स रीजन्स, ठीक है। और इस समझौते में तय हुआ कि एक दूसरे के जो रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, उसमें वो दखलंदाजी नहीं करेंगे, ठीक है। तो 76 में जब डेथ हो जाती है किसकी, नंदराज की, तो ये कंप्लीट पूर्ण शासक बन जाता है हैदर अली। तो इसकी पावर्स को देखते हुए अंग्रेज बहुत ही डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये जो हमारी पावर है, ताकत है, वो कम हो रही है। इसलिए वो हैदर अली को इन्वाइट करने की कोशिश करते हैं, जीतने की, लेकिन हैदर अली पहले ही उनसे डिप्लोमेसी की चाल चलता है और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है और जो अंग्रेजों के अंडर में क्षेत्र होते हैं उनको 1767 में ऑक्युपाई कर लेता है और अंततः अंग्रेजों को हार की एक संधि करनी पड़ती है मद्रास में, ठीक है। इस संधि के तहत ये तय होता है कि कोई भी एक दूसरे के जो रीजन्स हैं, क्षेत्र हैं, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर के बाद होता है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार। तो चूंकि जो उनको हार का सामना करना पड़ा था, अंग्रेजों को हैदर अली के द्वारा समझौता करना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा, तो अंततः फिर से सेकेंड जो युद्ध होता है उसकी स्थितियां बन जाती हैं। फाइनली युद्ध होता है 1780 में, ठीक है। एक वॉर होता है, युद्ध होता है 1780 में बिटवीन हैदर अली एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के बीच। तो 1780 में युद्ध होता है हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में। इसमें इनिशियल में तो इसको हैदर अली को विजय प्राप्त होती है। इनिशियली ही हैड विन, शुरू में उसको विजय प्राप्त होती है, बट फाइनली इन 7 दिसंबर 1782 हैदर अली की डेथ हो जाती है, ठीक है। जो 1780 में युद्ध होता है तो इसमें पहले तो उसको शुरुआत में विजय प्राप्त होती है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ होने के बाद इसका एक बेटा है हैदर अली का, इसका नाम है टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान युद्ध का नेतृत्व करता है और लड़ाई लड़ता रहता है, बहुत लंबा युद्ध चलता है। अंततः इनको एक संधि करनी पड़ती है अंग्रेजों को और वो संधि होती है 11 मार्च 1784, जिसको हम ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के नाम से जानते हैं। तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर बिटवीन टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इस समझौते में भी फिर वही होता है कि एक दूसरे के रीजन्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे और अंग्रेजों ने कहा कि जो मैसूर के इंटरनल मैटर्स हैं, आंतरिक झगड़े हैं, उसमें अब हम कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो इसमें भी अंग्रेजों को तरीके से कह सकते हैं कि हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। और इसमें भी हैदर अली ने डिप्लोमेसी अपनाई थी। तो जो मराठा थे, या पहले तो उसने निजाम को मिलाया था जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार हुआ उसने, और इसमें उसने मराठाओं को भी शामिल कर लिया था इस युद्ध में, ठीक है। तो मराठा और जो निजाम था, ठीक है, वो हैदर अली की तरफ से युद्ध लड़ा था, ठीक है। तो इस प्रकार जो सेकेंड मैसूर वार हुआ, इसमें भी अंग्रेजों को डिफीट हुई, हार हुई।